अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं आतून सीरीज़ सीज़न 1 एहराम मिस्र से फ़रार किस्त नंबर 15। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। हम जिस शुमाली हिंद के जंगलों, वादियों और मैदानों में सरगर्म सफ़र थे वो आज से 3-3.5 बरस पहले का हिंद और आज के पाकिस्तान का शुमाली इलाका था। हम कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले में से गुजरते हुए आज के कागान की हसीन वादी में दाखिल हो गए। उस जमाने में यूनानी मकबूजात की हदें कागान तक फैली हुई थी। आबादियां न होने के बराबर थीं। कई रोज सफर करने के बाद कोई छोटी सी बस्ती दिखाई देती थी। अगरचे यूनानी रस्म और रिवाज भी यहाँ की सकाफत में असर पजीर हो रहे थे, लेकिन कदीम आर्य मजहब की बुनियादें बड़ी गहरी थी और लोग दरख्तों, खुद साख्ता बुतों और पहाड़ों, दरियाओं और आग की पूजा करते थे। कागान से निकलकर जब हम आज के उत्तरी भारत के मैदान में दाखिल हुए तो कोई मालिया की तिहटी में देखा कि लोग सांपों और बंदरों के बुत बनाकर इनकी परस्तिश करते थे। पहले इस सारे शुमारी इलाके में कूल और द्रावड़ कबीले के लोग आबाद थे, लेकिन आर्यों ने हमला करके इन्हें जुनूब मगरिब की तरफ भगा दिया और दरियाओं के किनारे अपनी बस्तियां और छोटे छोटे शहर बनाकर अपनी अलग अलग कबायली हुकूमतें कायम कर लीं। हर शहर का एक राजा था और ये आपस में अक्सर लड़ते रहते थे। ये किलाबंद शहरी हुकूमतें एक दूसरे से सैकड़ों कोस के फासले पर वाक़ थी और घुड़सवार हरकारें दिनों के सफर के बाद एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचते थे। हम इसी तरह के एक शहर के करीब पहुंचे तो देखा कि शहर पनाह के 7 दरवाजे हैं जिन पर चौकी पहरा लगा है और हर दाखिल होने वाले की पड़ताल की जाती है। फसीले शहर पर झुकी हुई गोल छतों वाले बुर्ज बने थे जिसमें तीरंदाज दस्ते मुतय्यन थे। शहर पनाह के साथ गहरी खाई खुदी हुई थी जो पानी से लबालब भरी हुई थी। हम सियाहों के ऐसे से शहर में दाखिल हुए और एक सिराय में जाकर उतर गए। ये एक छोटा सा शहर था और बीच में राजा का महल था जिसके कलश सोने के थे। यहाँ जगह जगह ऐसे माबद देखे कि जहाँ मज़ाहिर फितरत के बुत बनाकर इनकी पूजा की जाती थी। दरअसल हिंदी आर्य अपने साथ देवताओं की एक फौज लाए थे। वो इनकी खुशनुदी के लिए यज्ञ और होम भी करते थे। इस शहर के लोग इन्हीं हिंदू आर्यों की औलाद थे और इनकी जुबान संस्कृत थी जो ईरानी मुकद्दस किताब ओस्ता की जुबान से मिलती जुलती थी। यहाँ भी मैंने इंद्र देवता और अग्नि देवी के मंदिर देखे। उस जमाने में हर शहर पर हर राजा का अपना सिक्का होता, मगर जवाहरात और सोना हर जगह कबूल किया जाता था। हमारे पास न सोना था और ना जवाहरात थे कि इन्हें फरोख्त करके इस शहर में ठहरने की उजरत अदा कर सकते। खाने पीने से हम दोनों आज़ाद थे। कंतूर चूंकि बुनियादी तौर पर एक सांप था, इसलिए वो मामूली सी हवा और थोड़ी से दूध या गोश्त पर कई दिन तक गुजरोकात कर सकता था। जहाँ तक मेरा ताल्लुक था, मुझे न भूख सताती थी न प्यास। हाँ, अपनी मर्जी से मैं खा पी सकता था और सो भी लेता था, लेकिन सिराय का किराया अदा करने के लिए हमें इस शहर के सिक्के या सोने जवाहरात की ज़रूरत थी जो हमारे पास नहीं था। और अभी हमें अपने आइंदा मंजिल का तयन करने के लिए चंद एक रोज़ इस शहर में रहना था। मैंने कंतूर से कहा कि मैं यहाँ कुछ मेहनत मजदूरी करके कुछ सिक्के कमाता हूँ। कंतूर हंसा और बोला, अगर हम दोनों आम इंसानों से बुलंदतर हैं तो फिर आम इंसानों की तरह मेहनत मजदूरी क्यों करें। मैंने कहा, लेकिन मैं चोरी नहीं कर सकता और सिराय वाले के पैसे भी नहीं मार सकता। हमें हर हालत में यहाँ ठहरने की कीमत अदा करना होगी। कंतूर बोला, बस इतनी सी बात है, मेरे साथ आओ। ये पहला मौका था। मैंने पहली बार अपने सांपदोस्त कंतूर की कैसी करामत देखी, जिसके बाद मुझे ये बावर कराने में ज़रा सी भी कसर बाकी न रही कि कंतूर वाकई सांपों का देवता नाग है। मैं कंतूर के साथ सिराय से बाहर निकला तो सिराय वाले चबूतरे पर कांसी के देगचों के दरमियान बैठे हमें टेढ़ी आंख से देखा। कंतूर इसकी आंख का मतलब समझ गया। उसने सिराय के मालिक को तसल्ली देते हुए कहा कि इसे बहुत जल्द किराया अदा कर दिया जाएगा। असल बात यह थी कि जब हम सिराय में उतरे तो हमारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी और हमने सिराय वाले के पास ही अपने घोड़े गिरवी रख दिए थे कि पैसे कमाकर घोड़े छुड़ा लेंगे। कंतूर और मैं पैदल ही शहर की कुशादा सड़क पर चले जा रहे थे। आज से 3000 बरस पहले के शहरों की सड़कें और दुकानों का आप तस्वुर नहीं कर सकते। आज से 3000 साल पहले के शहरों में तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी की जदीद सहूलतें मुहैया नहीं थी। वो लोग इन सहूलतों का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। मकान एक मंजिला होते थे, कहीं कहीं 6 मंजिला हवेलियाँ भी नजर आती थी। सड़कें कच्ची और कुशादा होती थी। बाल शाहराहों और मंदिरों या शाही महल की तरफ जाने वाली सड़कों पर पुख्ता ईंटें या पत्थर जोड़कर इन्हें पक्का कर दिया जाता था। इन पर सारा दिन घोड़े और रथ तोड़ते फिरते थे। दुकानों का तकरीबन सारा काबिल फरोख्त सामान बाहर लाकर रख दिया जाता था। अगरचे चोरी की सज़ा बड़ी सख्त थी, फिर भी यहाँ हर जगह चोरियाँ होते देखता रहा हूँ। मेरा सांपदोस्त कंतूर किसी पुराने खंडर की तलाश में था जो शहर के अंदर किसी जगह नहीं था। हम शहर के बाहर आ गए। मैंने इससे पूछा कि वो खंडर किस लिए तलाश कर रहा है। इसने मुस्कुराते हुए कहा कि कदीम खजाने आमतौर पर खंडरों के नीचे दफन होते हैं। मैंने कहा कि क्या वो क्योंकि दबा हुआ खजाना खोदना चाहता है। इसने जवाब दिया, खजाना हम नहीं खोदेंगे। मैंने ख्याल किया कि हो सकता है इस शख्स को सांप होने की वजह से खुफिया खजानों का पता चल जाता हो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था कि कंतूर को ज़मीन दोस्त खजानों का इल्म है, क्योंकि अब वो एक सांप की तरह नहीं बल्कि एक आम इंसान की ज़िंदगी बसर कर रहा था।
ایک جگہ خشک خاردار درختوں کے قریب ایک پرانا کھنڈر نظر آیا جس کی دیواریں گر چکی تھیں۔ سنگے سرخ کے صرف دو ستون سلامت تھے۔ کنتور ان ستونوں کے پاس جا کر رک گیا اور اس نے منہ اٹھا کر فضا میں کسی خاص قسم کی بو کو سونگا اور مجھے ہدایت کی کہ میں اس کی ایک جانب زمین پر دوزانو ہو کر بیٹھ جاؤں اور نہ کوئی حرکت کروں نہ کسی چیز سے خوف کھاؤں۔ میں ایک بڑے پتھر پر دوزانو ہو کر بیٹھ گیا اور کنتور کو دیکھنے لگا۔ اس نے ہوا میں اپنا سانس زور سے چھوڑا اور خود بھی ایک پتھر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ چند سیکنڈ بعد مجھے پھنکار کی رونگٹیں کھڑی کر دینے والی آواز سنائی دی اور پھر کھنڈر کے پتھروں اور ملبے کے درمیان سے ایک کافی موٹا اور لمبا سانپ جو ازدھا لگتا تھا بل کھاتا پھنکارتا نمودار ہوا۔ اس کے جسم کا رنگ ہلکا سبز تھا اور گردن کے قریب سرخ دانے دانے سے نکلے ہوئے تھے۔ ازدھا نے اپنا بھاری سر 3 بار اوپر اٹھا کے نیچے جھکایا جیسے کنتور یعنی ناگ دیوتا کی تعظیم کر رہا ہو، اور پھر اس نے 3-4 گز کے فاصلے پر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ ازدھا نے ایک بار میری طرف اپنے لال لال آنکھوں سے گھور کر دیکھا اور 2 شاخہ زبان باہر نکال کر لہرائی۔ کنتور نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا دیا اور اس کے منہ سے سیٹی کی سی آواز نکلنے لگی۔ ازدھا اپنا بھاری سر اوپر اٹھاتے ہوئے تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کنتور سانپوں کی زبان میں اس سے کوئی مطالبہ کر رہا ہے جسے پوری توجہ سے سن رہا ہے۔ کنتور کے منہ سے سیٹی کی آواز نکلنا بند ہو گئی۔ ازدھا نے اپنا سر جھکایا اور زمین پر بل کھاتا لہراتا جدھر سے آیا تھا ادھر ہی کو چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے کنتور سے پوچھا کہ کیا وہ ازدھا اس سے باتیں کر رہا تھا؟ کنتور نے کوئی جواب نہ دیا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ چند لمحوں کے بعد کھنڈر کے پتھروں میں سے وہی ازدھا ایک بار پھر نمودار ہوا۔ اس دفعہ اس نے اپنے منہ میں ایک چھوٹا سا ہار تھام رکھا تھا جس کے سفید ہیرے دن کی روشنی میں ستاروں کی طرح جگمگ جمگ کر رہے تھے۔ ازدھا نے ہیروں کا وہ ہار کنتور کے قدموں میں لا کر رکھ دیا اور ادب سے سر جھکا کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ کنتور اپنے ہونٹوں سے سیٹی کی سی آواز نکال کر شاید ازدھا کا شکریہ ادا کیا۔ ازدھا نے 3 بار اپنے سر کو جھکا کر تعظیم کی اور واپس کھنڈر کے پتھروں میں غائب ہو گیا۔ کنتور نے ہاتھ اٹھا لیا اور میری طرف دیکھ کر بولا، اس کھنڈر کے نیچے کسی راجہ کا ایک بہت بڑا خزانہ مدفون ہے۔ یہ ازدھا اس خزانے کی حفاظت پر مامور ہے اور میرے حکم پر اس خزانے میں سے یہ قیمتی ہیروں کا ہار لایا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کنتور کی آنکھیں ازدھا کی آنکھوں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ ہو بہو ازدھا کی آنکھیں لگ رہی تھیں۔ ہم کھنڈر سے نکل کر واپس شہر میں آ گئے۔ یہاں ایک بازار تھا جہاں سونے چاندی اور جواہرات کا کاروبار ہوتا تھا۔ ہم نے ایک جوہری کو ہار میں سے ایک ہیرا نکال کر دکھایا، اس کی قیمت ڈلوائی۔ جوہری ہار اس کے ہیرے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ایسا نادر ہیرا اس نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں پہلے کہاں دیکھا ہوگا۔ اس نے کنتور سے پوچھا کہ یہ ہار اسے کہاں سے ملا ہے۔ کنتور نے کہا یہ اس کا خاندانی ہار ہے اور بعض مجبوریوں کی بنا پر وہ اس کا ایک ہیرا فروخت کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ہیرے کی قیمت بہت زیادہ تھی لیکن ہوشیار جوہری نے ہمیں سونے کے سکوں کی صرف ایک چھوٹی سی تھیلی دی اور کہا کہ وہ اس سے زیادہ ادا نہیں کر سکتا۔ ہمیں تو چند یوم گزارنے کے لیے سرائے کے کرائے کی ضرورت تھی، زیادہ دولت کا ہمیں کوئی لالچ تھا اور نہ اس کی ضرورت تھی۔ ہم نے سونے کے سکوں کی تھیلی اٹھائی اور سرائے میں آ کر سرائے والے کو پچھلا کرایہ ادا کر کے 15 روز کا پیشگی کرایہ بھی دے دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے رات کو ہماری کوٹھری میں بھنی ہوئی بطخ بھیج دی۔ کنتور نے مسکراتے ہوئے کہا، اس سے تو بہت تھا کہ وہ زندہ بطخ بھجوا دیتا تاکہ اس سے دل بہلاتے۔ ہم نے اسے شوق سے کھایا۔ ہمیں کوئی خبر نہیں تھی کہ جس وقت ہم جوہری کو اپنا ہار دکھا رہے تھے اور ہیرے کا سودا کر رہے تھے تو بازار میں گزرتے ایک ٹھگ نے میں دیکھ لیا تھا۔ ہار کو دیکھ کر وہ وہیں رک گیا تھا۔ جب ہم بازار سے نکلے تو وہ بھی ہمارے تعاقب میں تھا۔ اس نے ہماری سرائے اور ہماری کوٹھری کو دیکھ لیا اور چلا گیا۔ وہ اپنے ساتھی ٹھگ کے ہمراہ اسی رات ہماری کوٹھری میں ڈاکے کی نیت سے داخل ہونے والا تھا جس کا ہمیں کچھ علم نہیں تھا۔ رات کو ہم کچھ دیر ایک داستان گو کی مجلس میں بیٹھے داستان سنتے رہے، پھر اپنی کوٹھری میں آ گئے۔ دونوں ٹھگ بھی ہوئی داستان گو کی مجلس میں بیٹھے ہم پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ ہم کوٹھری میں شمع روشن کیے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ کنتور کا ارادہ جنوبی ہند کی طرف جانے کا تھا۔ میں روپا کی موت کے بعد اس سرزمین سے دل برداشتہ ہو چکا تھا اور واپس ملک یونان کی طرف کوچ کر جانا چاہتا تھا۔ کنتور نے کہا کہ اگر تم یونان جانا چاہتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ اسی سرزمین کو چھوڑ دوں گا۔ نیند ہمیں آ نہیں رہی تھی۔ ہاں، کنتور کی آنکھیں کچھ خواب آلود ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کچھ دیر آرام کر لے، میں اتنی دیر میں چاندنی رات میں سنسان شہر کا نظارہ کرتا ہوں۔ کنتور لکڑی کے تخت پر بچھے ہوئے بچھونے پر لیٹ گیا۔ اس نے جواہرات کا ہار میں اپنے سرانے کے نیچے رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اگرچہ اس کی آنکھیں سانپ کی آنکھوں سے مشابہ تھی لیکن انسانی شکل میں آ جانے کے بعد وہ انہیں بند کر سکتا تھا۔ میں سرائے سے باہر نکل آیا۔ چاندنی چاروں طرف کھلی ہوئی تھی۔ شہر کی سڑک خالی اور سنسان تھی۔ سرائے کی ساری کوٹھیوں کے دروازے بند تھے اور مسافر خنک رات میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ میں ٹہلتے ٹہلتے سڑک پر کافی دور نکل گیا۔ آگے ایک باغ تھا جہاں ادھر دبیز پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی اور تالاب میں ایک فوارے کا پانی سیال چاندنی کی مانند اچھل رہا تھا۔ یہ منظر مجھے اس قدر اچھا لگا کہ میں تالاب کے کنارے سنگ سرخ کے ایک چبوترے پر بیٹھ گیا۔ خدا جانے کیوں مجھے اپنے بیوی بچے یاد آ گئے اور میں ان کی یادوں میں اس قدر میں ہوا کہ وقت کا کوئی احساس نہ ہوا۔ اس وقت ہماری کوٹری میں ڈاکہ پڑا۔
और मेरे सामदोस्त कंतूर पर अनजाने और कुछ ना समझी में क़यामत गुजर गई। इस अलमे का जो अहवाल इसने मुझे बाद में बयान किया वो आपको सुनाई देता हूँ। जब मैं कोठी से निकलकर टहलता टहलता सुनसान चांदनी रात में बाग में तालाब के किनारे आकर बैठ गया तो वो दोनों ठग जो जोहरी की दुकान से हमारे पीछे लगे हुए थे, मुंह सर लपेटे तलवारें अबाओं के अंदर छुपाए, सिरे की दीवार फांद कर अकबी हिस्से से कोठरी के पास आकर रुक गए। यहाँ अंधेरा था। बदकिस्मती से दरवाज़ा अंदर से खुला था क्योंकि मैं टहलने के लिए बाहर निकल गया था और कंतूर ने दरवाज़ा अंदर से बंद करने की कोई खास जरूरत महसूस नहीं की थी। ठग दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। कोठरी में शम्मा रोशन थी। इत्तफाक ऐसा हुआ कि कंतूर की भी आंख लग गई थी, मगर पहली आहट पर इसने आंखें खोल दी, लेकिन इस वक्त देर हो चुकी थी। कंतूर एक साने में सब कुछ समझ गया कि ये चोर डाकू हैं और इसके कीमती हार के पीछे आए हैं। इसने ठगों के हाथों में पकड़ी हुई वो तलवारें नहीं देखी थी जो वो पीछे छुपाए हुए थे। कंतूर ने 1 सेकंड के अंदर सांस अंदर को खींचकर फुंकार मारी और एक बालिश भर के काले जहरीले सांप का रूप बदल लिया और इससे पहले के दहशत ज़दा ठग संभलते इसने एक ठग की गर्दन पर उछलकर डस दिया। लेकिन दूसरे ठग ने कंतूर को इतनी मोहलत न दी। एक तो वो इंसान की सांप की शक्ल इख्तियार करते देखकर दहशत ज़दा हो गया था, दूसरे इसे अपनी जान भी बचानी थी। इसने बिजली की सी तेजी से तलवार का वार किया। कंतूर ने तलवार का भल चमकता देखा तो हवा में उछला, मगर इससे पहले ही तलवार ने इसके जिस्म को 2 टुकड़ों में काट डाला था। इसका एक टुकड़ा तख्त की दूसरी तरफ और सरवरा टुकड़ा तख्त पर गिरा। कंतूर की आंखों के सामने सुर्ख अंधेरा छा गया, मगर इसके सर ने उछलकर दूसरे ठग की गर्दन पर भी डस लिया और फिर बेजान होकर तख्त पर गिर गया। यहाँ ये क़यामत गुजर गई थी और मैं चांदनी रात में बाग में फुवारे के पास बैठा अपनी प्यारी बीवी को याद कर रहा था, जो 2000 साल गुजरे मुझसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ चुकी थी। चांद खुले आसमान में सफर करता हुआ आगे निकल गया। दरख्त पर कोई उल्लू बोल रहा था। मैं इस तगराक के ख्याल गुमगुश्त कान से चौंका और वापस सिराय कर कसद किया। कोठी का दरवाजा थोड़ा सा खुला देख के मेरा माथा ठनका। अंदर दाखिल हुआ तो 2 स्यापोश आदमियों की लाशें पड़ी थी। कंतूर गायब था। दिल उछलकर हलक के करीब आ गया। शम्मा की लो धीमी पड़ चुकी थी, जिसके बायस कोठरी में रोशनी धुंधली हो रही थी। जल्दी से लो ऊंची करके देखा तो बालिश भर का स्याह सांप 2 टुकड़े होकर पड़ा था। एक टुकड़ा जमीन पर और दूसरा तख्त पर पड़ा आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। एक पल में सारा मामला मेरी समझ में आ गया। सिरहाने को उठाकर परे फेंका। जवाहरात वाला हार सिरहाने के नीचे इसी तरह पड़ा था। लाशों के हाथों में तलवारें थी, जिसने सारा मामला हल कर दिया। दहशत के मारे मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। ये कंतूर मेरा दोस्त था, जिसके सांप की शक्ल में टुकड़े हो चुके थे। मैंने कांपते हुए हाथों से इसका सर वाला टुकड़ा उठाकर इसकी आंखों में झांक कर देखा। सांप की सुर्ख आंखों में एक हजरतनाक तासुर था, जैसे इसकी आंखें मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरा दोस्त कंतूर ही था, जिसने सांप की शक्ल धार कर डाकू को हलाक करना चाहा, मगर उनमें से एक की तलवार का शिकार हो गया। फिर भी इसने 2 डाकुओं को डसकर हलाक कर दिया था। सवाल यह था कि मेरे दोस्त के साथ अब क्या होगा। अचानक मुझे याद आ गया कि कंतूर ने एक बार मुझसे कहा था, आतून, अगर कभी मैं सांप की शक्ल में किसी दुश्मन के हाथों हलाक हो गया तो मेरे कटे हुए या कुचले हुए जिस्म को लकड़ी के डब्बे में बंद करके कैलाश पर्वत ले जाना। यह कोई हिमालय के सिलसिले का एक बुलंदतरीन पहाड़ है। इसके दामन में इंतहाई दुश्वार गुजार मुकाम पर शीशनाग का एक मंदिर है। इस मंदिर के सेन में एक तालाब है। मेरी लाश वाली डबिया का ढक्कन खोलकर इसे तालाब की तह में ले जाकर रख देना और 6 माह तक वहीं रहकर मेरी निगरानी करना। अगर मेरी लाश 6 माह तक शीशनाग के मंदिर वाले तालाब में सुकून से पड़ी रही तो मैं 7वें महीने के पहले ही रोज फिर से जिंदा होकर तालाब से बाहर निकल आऊंगा। लेकिन अगर किसी ने मुझे वहां से निकालकर बाहर फेंक दिया तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। मैंने इसी वक्त अपने दोस्त कंतूर की लाश के टुकड़ों को एक लकड़ी की डब्बी में रखा। इसके इर्द गिर्द सिरहाने में से रुई निकालकर लगा दी। डब्बी बंद करके जेब में रखी। हीरों का हार अपनी बाग के अंदर अंदरूनी जेब में संभाला और सिराय के अस्तबल की तरफ दौड़ा। मैं अपने दोस्त कंतूर की जान बचाने के लिए एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करना चाहता था। रात ढल रही थी। मैं घोड़ा दौड़ाए शहर से दूर निकल चुका था। 1 माह तक मैं मंजिलों पर मंजिलें तय करता सफर करता रहा। आखिर कोई हिमालय की तलहटी में इस मुकाम पर पहुंच गया जहाँ से कैलाश पर्वत के शीशनाग मंदिर की चढ़ाई शुरू होती थी। यह मैंने अपने घोड़े को आजाद कर दिया और खुद कैलाश पर्वत की पहाड़ियों में जाती सीढ़ियां चढ़ने लगा। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था, मगर यहाँ काफी खुनकी थी। जूं मैं ऊपर जा रहा था, खुनकी में इजाफा होता जा रहा था, मगर मेरा ताहाल गैरफानी जिस्म मौसम की शिद्दतों और सख्तियों से बेनियाज था। फिर भी मैंने लोगों की तवज्जो का मरकज बनने से बचने के लिए जिस्म पर गर्म कंबल डालकर कमर के साथ रस्सी बांध ली थी और पाँव में रीछ की खाल के जूते पहन रखे थे। जवाहरात का हार और वो लकड़ी के डब्बे जिसमें कंतूर की लाश के 2 टुकड़े थे मेरी जेब में महफूज थी। सोने के सिक्कों की थैली ने सफर में मुझे काम दिया था और अब मेरे पास सिर्फ चंद एक सिक्के बाकी रह गए थे। चढ़ाई बड़ी दुश्वार गुजार थी, अगरचे मेरा सांस नहीं फूल रहा था और मुझे थकान भी नहीं हो रही थी। फिर भी मैं बड़ी एहतियात से चढ़ रहा था कि अगर पाँव फिसल गया तो गहरे खड्ड में गिर पड़ूंगा। मैं मरूंगा तो नहीं, लेकिन मुझे सारी चढ़ाई फिर से तय करनी पड़ेगी
اور کنتور کی لاش کی ڈبیا کو شیشناک کے تالاب میں ڈالنے میں تاخیر ہو جائے گی۔ مجھے کنتور کے قتل ہونے کے بعد 3 مہینوں کے اندر اندر لاش کو تالاب کے پانی میں ڈالنا تھا اور 2.5 مہینے مجھے سفر میں ہی گزر چکے تھے۔ راستے میں مجھے کوئی پجاری یا زائر اوپر مندر کی طرف جاتا نہ ملا، شاید اس لیے کہ میلے کا موسم حال ہی میں ختم ہوا تھا اور اب سردی بڑھ گئی تھی۔ میں برابر رکے بغیر چڑھائی چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب درخت اور سبزہ ختم ہو گیا تھا اور پہاڑی راستے کی دونوں جانب برفانی تودوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ جو میں اوپر جا رہا تھا، سردی اور ہواؤں کی تیزی میں شدت آ رہی تھی۔ راستے میں ہی رات ہو گئی، مگر میں نے اپنا دشوار گزار پہاڑی سفر جاری رکھا۔ ساری رات گزر گئی۔ دوسرے دن کا سورج نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے چاروں طرف برف ہی برف ہے جو سخت ہو کر پتھر بن چکی، اور اوپر ایک پہاڑی پر شیشناک کے مندر کے سنہری کلش دھوپ میں چمک رہے تھے۔ میرے دل میں خوشی کی لہر پھیل گئی۔ میری منزل سامنے نظر آ رہی تھی۔ سارا دن کیلاش پربت کی چڑھائی چڑھتے گزر گیا۔ سورج نے مغرب کی طرف کوہ ہمالیہ کے پہاڑی کے پیچھے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا کہ میں شیشناک کے مندر کے بہت بڑے احاطے کی دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ یہ مندر کئی 100 سال پرانا تھا اور آریاؤں کے ایک ایسے قبیلے نے یہاں بنایا تھا جو سانپوں کی پوجا کرتا تھا۔ یہ برف پوش کیلاش پربت کے دامن میں ایک ہموار جگہ پر بنایا گیا تھا۔ اس کے چاروں طرف پتھر کی دیوار تھی اور ایک بہت بڑا لکڑی کا دروازہ تھا جو اس کے احاطے میں کھلتا تھا۔ یہاں سے گزرے تو آگے مندر کی سیڑھیاں آ جاتی تھی۔ یہاں پر ایک کانسی کا دروازہ تھا جو مندر کے سین میں کھلتا تھا۔ یہی وہ سین تھا جس میں مندر کا وہ تالاب واقع تھا جہاں مجھے اپنے سانپ دوست کنتور کی لاش کو رکھنا تھا۔ یہاں مجھے کچھ مقامی لوگ نظر آئے جو ایک مکان کے چھجے کے نیچے آگ جلا بیٹھے کوئی مشروب پی رہے تھے۔ ہوا سخت برفیلی تھی اور مندر کی دیوار پر برف جمی ہوئی تھی۔ لکڑی کا بڑا ہاتھی نما دروازہ بند تھا، مگر اس کے ایک کواڑ کے نیچے بنائے گا تاک کھلتا تھا، اور دوسری طرف ایک کمبل بوش لمبے سیاہ بالوں والا آدمی لکڑی کے تخت پر بیٹھا آگ تاپ رہا تھا۔ وہ پہرے دار تھا۔ جیسا کہ میرے بارے میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک نامعلوم مدت کے لیے موت پر فتح حاصل کر لینے کے بعد مجھ میں ایک صفت بھی پیدا ہو گئی تھی کہ میں دنیا کے کسی بھی قبیلے یا ملک کے لوگوں کی زبان بڑی روانی سے بول اور سمجھ لیتا تھا، جو سسکاروں اور سرگوشی میں بولی جاتی تھی، جیسے سانپ باتیں کر رہے ہوں۔ کیلاش پربت کے اس علاقے میں اسی زمانے میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ آریاؤں کی سنسکرت زبان سے ملتی جلتی زبان تھی۔ کسی بھی نئی زبان کو سمجھنے سے پہلے ضروری تھا کہ کوئی دوسرا آدمی اس زبان کا کوئی لفظ یا کوئی جملہ بولے۔ اس کے ساتھ ہی اس زبان کے سارے ابجد اور اس کا مفہوم میرے ذہن کی لو پر ابھرنا شروع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ جب میں مندر کے پہرے دار کے قریب گیا تو مجھے اس کی زبان بالکل نہیں آتی تھی اور نہ مجھے معلوم تھا کہ یہ کون سی زبان بولے گا۔ یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی زبان میں کوئی بات کرتا۔ چنانچہ میں دروازے کے تاک کے پاس پہنچ کر جان بوجھ کر پھسل کر زمین پر گرا۔ پہرے دار نے جلدی سے اٹھ کر مجھے برف سے اٹھایا اور کہا، برف جب سخت ہو جائے تو وہ قاتل بن جاتی ہے، اس پر بغیر چھڑی کے مت چلو۔ تم کوئی مسافر لگتے ہو، کیا تم میری زبان سمجھ رہے ہو؟ اب میں اسے کہہ سکتا تھا کہ میں اس کی زبان سمجھ رہا ہوں، کیونکہ اس کے ایک جملہ ادا کرنے کے بعد میں اس کی زبان کے تمام مخارج، گرامر اور رموز و محافظ سمجھنے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ یہ سنسکرت کی کوئی چھوٹی بہن لگتی تھی اور اس پر اوستا کی زبان سے زیادہ شمالی ہند کے قبل از آریاؤں کی مقامی زبانوں کا اثر تھا۔ میں نے اسے اس زبان میں کہا کہ میں نیچے گاؤں کا رہنے والا ہوں اور شیشناک کے مندر میں منت ماننے آیا ہوں۔ اس نے مجھے انگیٹھی کے پاس تخت پر بٹھایا اور قہوے کی طرح کا کوئی تلخ مشروب پینے کو دیا، پھر بولا، منت ماننے کے لیے تمہیں مندر کے پروہت کو نذرانہ دینا ہوگا اور اجازت بھی لینی ہوگی۔ پروہت کو تم جانتے ہو؟ میں نے کہا، میں کافی عرصہ سے اپنے گاؤں سے باہر رہا ہوں اور دیر بعد مندر آیا ہوں۔ وہ مسکرایا، بولا، فکر نہ کرو، پروہت بھی نیا نیا آیا ہے، ذرا سخت مزاج آدمی ہے، لیکن اگر تم اسے چاندی کے بجائے سونے کا سکہ نذرانے کے طور پر پیش کرو گے تو تمہیں منت ماننے کی اجازت دے دے گا۔ میرے پاس سونے کے چند ایک سکے ہی باقی رہ گئے تھے۔ میں 2 سکے اس پہرے دار کو دیتے ہوئے کہا، میں یہاں سے دور ایک راجہ کے ملک میں 10 برس محنت مزدوری کرتا رہا ہوں، چند ایک سکے کمائے تھے، ان میں سے یہ تم لے لو، باقی 2 سکے میں پروہت کو پیش کر دوں گا۔ مندر کا پہرے دار سونے کے سکے لے کر بہت خوش ہوا۔ اس نے مجھے گرم قہوے کی ایک اور پیالی پلائی اور کہا، تم فکر نہ کرو، میں بڑے پروہت سے خود تمہاری سفارش کر دوں گا، اس کا نام مپالا ہے، تمہارے مندر میں رہنے کو ایک کوٹھی صاف کرا دوں گا، تم چند روز تو یہاں ضرور رہو گے۔ میں نے کہا، میں شیشناک کے آگے جو منت مان رہا ہوں اس کے ضروری ہے کہ میں کم از کم 6 ماہ تک یہاں رہ کر اس کی عبادت کروں۔ پہرے دار نے خوش ہو کر کہا، پھر تو تمہارے پاس سونے کے اور بھی سکے ہوں گے، تم مجھے ہر ماہ 3-4 سکے دے دیا کرنا، پھر تمہیں کسی قسم کھانے پینے کی تکلیف نہیں ہوگی، میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ میرا نام چکرا ہے، اب تم جا کر بڑے پروہت کپالا سے مل لو، وہ پوجا کے بعد ابھی اپنی کوٹری میں گیا ہے، شیشناک تمہاری منت ضرور پوری کرے گا۔ میں نے پہرے دار چکرا کا شکریہ ادا کیا اور احاطے میں سے گزر کر مندر کے کانسی کے بڑے دروازے کے تاک سے ہوتا ہوا مندر کے صحن میں آ گیا۔ میرے سامنے ایک بڑا خوبصورت مندر تھا جس کے دالانوں میں ہرن اور شیر کی کھال کے فرش جگہ جگہ بچھے تھے۔ صحن میں کونے کی طرف تالاب تھا، تالاب کے اوپر لکڑی کی چھت تھی، تالاب کا پانی ساکن تھا اور اس میں ایک بھی مچھلی نہیں تھی۔
मंदिर के दलान में से गुजरता हुआ मैं मंदिर के सबसे बड़े हॉल कमरे में आ गया, जहाँ लुबान सुलग रहा था और सामने दीवार के आगे से पत्थर के चबूतरे पर संगे सुर्ख से एक अजदा का बहुत बड़ा बुत रखा था, जिसने कुंडली मारी हुई थी, फन उठा हुआ था और आंखों में 2 सुर्ख याकूत चमक रहे थे। यह शीशनाग का बुत था। यह बुत इतना बड़ा था कि इसके चबूतरे में एक दरवाजा बना हुआ था, जो शायद सांप के बुत के अंदर ही अंदर इसके फन तक जाता था। 2 खूबसूरत देवदासियां शीशनाग के आगे सर झुकाते हुए गुजर गई। इनके बालों के जूड़े सांप के फन की तरह बने हुए थे। पिछानियों पर भी सांप के फन की शक्ल का टीका लगा था। एक पुजारी जर्द मोटे लिबास में मेरे करीब से गुजरा तो मैंने इससे बड़े पुरोहित के बारे में पूछा। इसने कोने की तरफ इशारा किया और खामोशी से गुजर गया। कोने में दोनों के दरमियान एक दरवाजा था, जिसके किवाड़ बंद थे। यह दरवाजा स्याह लकड़ी का था और उस पर सांप की शक्लें खुदी हुई थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे पर दस्तक दी। एक गोल मटके जैसी तोंद, मोटी गर्दन और मुड़े हुए सर वाले ऊंचे लंबे आदमी ने दरवाजा खोलकर अपनी मखनतीसी चमक वाली सुर्ख आंखों से मुझे घूर कर देखा और पूछा कि मैं कौन हूँ और इसके आराम में मुखल होने के लिए यहाँ क्यों आया हूँ। मैंने मौके की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए फौरन जेब में से सोने के 4 सिक्के निकालकर इसे पेश किए और कहा, अजीम मंदिर के पुरोहित आज़म की खिदमत में मैं यह हकीर नजराना पेश करता हूँ। सोने के सिक्कों ने इसकी नीम सुर्ख आंखों की चमक को दोबाला कर दिया। इसने सिक्के लेकर रख लो, मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और क्या मकसद लेकर यहाँ आया हूँ। मैंने इसे मन्नत के बारे में मनगढ़ कहानी बयान की तो इसने मुझे अंदर बुला लिया। ये एक शानदार कोठरी जिसमें आराम और आसाइश की हर शय मौजूद थी। आंखें गिटी दहक रही थी। फजा नीम गर्म थी। कोने में लकड़ी के शानदार पलंग पर रेशमी लिहाफ वाला बिस्तर लगा था। दीवारों पर संदल की लकड़ी को खोदकर बनाई गई शीशनाग की तस्वीरें लगी थी। नजोर सुलग रहे थे। इसने मुझे लकड़ी के एक चौकी पर बैठने का इशारा किया और खुद पलंग पर रेशमी लिहाफ में धंसकर बैठकर बोला कि मैं ही पुरोहित कपाला हूँ। फिर इसने मुझसे पूछा कि मैं किस किस्म की मन्नत मानना चाहता हूँ। जब मैंने इसे बताया कि मैं अपनी मन्नत के सिलसिले में 6 माह तक मंदिर में काम करने का इरादा रखता हूँ, तो इसकी सियाह काली बिछुए से भौवें ऊपर को उठ लड़ गई और बोला, ये एक लंबी मुद्दत, इसलिए तुम्हें सोने के 50 सिक्के पेशगी देने पड़ेंगे। मैंने कहा कि मेरे पास सोने का एक सिक्का भी नहीं, लेकिन यहाँ से थोड़ी दूर नीचे गाँव में मेरा चचा रहता है। मैं आपको इससे अपने खानदानी हार से एक हीरा लाकर दे सकता हूँ। हीरे का नाम सुनकर पुरोहित कपाला की बाछी खिल गई। इस अपने हाथ बुलंद करते हुए कहा, शीशनाग तुम्हारी मन्नत पूरी करेगा, लेकिन यह हीरा तुम्हें यह मन्नत की इबादत शुरू करने से पहले लाकर मुझे देना होगा, ताकि मैं इसे शीशनाग देवता के हुजूर पेश करके इसकी इजाजत तलब कर सकूं। मैं समझ गया कि कमीना बड़ा लालची है और यूं ही मेरी जान नहीं छोड़ेगा और मुझे हरारत में वहाँ 6 माह बसर करने थे। मैंने वादा किया कि रात के पिछले पर मैं गाँव जाऊँगा और सुबह होने तक हीरा लाकर इसकी खिदमत में पेश कर दूंगा। इसने मुझे साफ लफ्ज़ में कह दिया कि अगर मैं सुबह होने तक हीरा न लाया तो मुझे मंदिर में रहकर इबादत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैंने वादा कर लिया और मंदिर से वापस हुआ। पहरेदार चकरा को मैंने इस बारे में कुछ न बताया। मुझे भला कहाँ जाना था। हीरे का हार तो मेरी जेब में रखा था। मैं मंदिर से निकलकर कुछ दूर नीचे चला गया और फिर एक पहाड़ी खो में रात गुजारने के लिए छुप गया। मेरी जगह कोई आम इंसान होता तो इतनी शीत बर्फानी सर्दी में ठिठर कर मर जाता, लेकिन मैं बड़े आराम से गार के पत्थरों पर बैठा रहा। मैंने लकड़ी की डिब्बी निकालकर एक बार फिर अपने दोस्त कंतूर की लाश के टुकड़ों को देखा। वो बालिश भर के सांप के 2 टुकड़े थे। ऊपर के धरवा टुकड़ा अब बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा था, मगर कंतूर की सुर्ख आंखें खुली थी और इनकी रंगत जर्द पड़ने लगी थी। मुझे अंदेशा लाहिक हुआ और मैं इसे जितनी जल्द हो सके शीशनाग मंदिर के तालाब में रख देना चाहता था। चूंकि डिब्बी लकड़ी की थी, इसलिए इसका पानी की सतह से नीचे जाना नामुमकिन था। मैं इसके साथ पत्थर के टुकड़ा बांधकर इसे तालाब की तह में खुद रखना चाहता था। मैं इस काम से अगली रात फारिग हो जाना चाहता था। खुदा खुदा करके रात खत्म हुई। दिन की रोशनी कैलाश पर्वत की बर्फानी चोटियों पर फैली तो मैंने हाथ में से एक हीरा तोड़कर अलग कर लिया और वापस मंदिर की तरफ चल पड़ा। मक्कार लालची पुरोहित कपाला जैसे मेरा इंतजार ही कर रहा था। मैंने इसे हीरा दिया तो इसे देर तक उलट पलट कर तकता रहा। चेहरा खुशी से खिल गया था। साफ लग रहा था कि इसे हीरो की पहचान है और वो इस हीरे की कीमत से खूब वाकिफ है। इसने एक पुजारी को बुलाकर मंदिर के बरामदे में एक कोठरी खुलवा दी और मुझे शीशनाग के सामने मन्नत मारने और 6 माह तक वहां रहकर इबादत करने की इजाजत मिल गई। वहां की रस्म के मुताबिक मैं गुस्ल करके शीशनाग के आगे धुजानु होकर बैठ गया। मन्नत मारने वाला अपनी मन्नत किसी को नहीं बताता था और सिर्फ दिल में इसे 3 बार दोहराता था। मैंने दिल में भी कुछ नहीं दोहराया, बस कंतूर के बारे में ही सोचता रहा। 2 देवदासियों ने मेरे गले में फूलों की मालाएं डाली और पुजारियों ने मेरे माथे पर कैसर का निशान लगाया। मैंने मंदिर के कोने में बैठकर इबादत शुरू कर दी। मुझे सुर्ख पत्थरों की मनकों की एक माला दे दी गई, जिसका मुझे आधी रात तक वहां बैठकर जाप करना था। मुझे शीशनाग की इबादत और माला के जाप से कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस आधी रात तक बैठा दिल में यूं ही इधर उधर की बातें सोचता रहा। कभी नीवा आंखों से देवदासियों और पुजारियों के इधर उधर चलते फिरते देख लेता और फिर आंखें बंद कर लेता। और इस तरह जब आधी रात गुजर गई तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और उठकर शीशनाग के बुत की बादल खास्ता तज़ीम बजाकर लाता हुआ वापस अपनी कोठरी में आ गया।
मेरी कोठरी जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ मंदिर के हॉल के कमरे से बाहर बरामदे में थी, जिसके आगे सेन के कोने में वही तालाब था जिसकी तह में मुझे कुंतूर की लाश वाली लकड़ी की डिबिया को रखना था। ये काम मैं इसी रात कर देना चाहता था। मैंने अपनी कोठरी में आकर चिराग गुल कर दिया और इधर उधर गुजरने वाले पुजारियों को यह तासुर दिया कि मैं सो गया हूँ। रात का पिछला पहर था। मंदिर में हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। किसी तरफ से हवा की हल्की सी सरगोशी सुनाई नहीं दे रही थी। मंदिर के पुजारी और देवदासियां गहरी नींद सो रही थी। मैं अपने मिशन के लिए तैयार हो गया। मैंने पहले ही पत्थर के 2 टुकड़े लकड़ी की डिब्बी के साथ रस्सी से बांध रखे थे। थोड़ा सा किवाड़ खोलकर बाहर झांक कर देखा। मंदिर का सेन खाली और वीरान वीरान था। बरामदे की किसी कोठरी के रोशनदान में से रोशनी ही थी। मैं कोठरी से बाहर निकल आया। एक बार फिर आबे हवा की तरफ देखकर तसल्ली की। चूंकि मैं अंधेरे में भी चीजों को देख सकता था, इसलिए बरामदे के अंधेरे कोनों पर निगाह डाली। किसी जगह कोई मुतनफ़्फ़िस नहीं था। मैं दबे पांव बरामदे से होता हुआ तालाब की तरफ चल पड़ा। लकड़ी की डिबिया जिसमें सांप कुंतूर की लाश के 2 टुकड़े रखे थे मेरे हाथ में थी। सख्त सर्दी में तालाब के ऊपर कोहरा छाया हुआ था। मैं तालाब के मशरकी कोने की तरफ आकर किनारे के पत्थरों पर अकड़ू बैठ गया। मैंने जल्दी से डिबिया को तालाब की सतह पर रखकर इसका ढक्कन खोलकर इसे छोड़ दिया। डिबिया के साथ पधे हुए पत्थर इसे पलक झपकते में पानी के अंदर ले गए। जब मुझे एहसास हो गया कि लकड़ी की डिबिया तालाब की तह में जाकर बैठ गई है, तो मैं खामोशी से उठकर दबे पांव चलता अपनी कोठरी की तरफ आ गया। बरामदे में पहुंचा तो अचानक एक साया पीछे से निकलकर मेरे सामने आ गया। ये मकाल पुरोहित कपाला था। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? इसने गहरी पुरस्कार आवाज में पूछा। मैंने अपने हवास मुजतमय करते हुए कहा कि मुझे बाहर कुछ खटका सा हुआ था, सोचा कि कहीं चोर ना आ गए हों, ये देखने के बाहर निकला था। पुरोहित ने मेरी तरफ घूमकर अपनी सुर्ख नीवा आंखों से देखा और कहा, शीशनाग के मंदिर में चोर नहीं आ सकते, जाओ जाकर सो जाओ और यूं रातों को उठने की कोशिश न करना। मैंने हाथ जोड़कर पुरोहित को नमस्कार किया और अपनी कोठरी में आकर तख्त पर बैठ गया। अब मुझे फिक्र लगी थी कि कहीं इस कमबख्त पुरोहित ने मुझे तालाब में डिब्बी डालते देख न लिया हो और वो इसे कोई नादरिशा समझकर वहां से निकलवाने की कोशिश न करे। मैं नीम किवाड़ से लगकर बाहर देखने लगा। मैंने देर में पुरोहित कपाला को मंदिर के बड़े दरवाजे में दाखिल होते देखा तो कुछ दिल को इत्मीनान हुआ कि इसे मुझ पर शक नहीं हुआ, वरना वो जरूर तालाब की तरफ जाता। ये मुझे बाद में पता चला कि मेरी कोठरी की तलाशी ली गई थी। जब मैंने शम्मा रोशन की तो देखा कि मेरा बिछोना उथल पुथल था और साफ लग रहा था कि किसी ने कोठरी की एक एक शय को उलट पुलट कर देखा है। मेरे लिए समझना कोई मुश्किल बात नहीं थी कि खुद मंदिर का पुरोहित कपाला मेरी कोठरी की तलाशी लेने आया था और भी सोचने में हक जानिब था कि अगर मैं इसे एक इंतहाई कीमती हीरा लाकर दे सकता हूँ तो मेरे पास मजीद हीरे भी होंगे। लेकिन महज एक इत्तेफाक से हीरो का हाथ तालाब की तरफ जाते हुए मेरी कमीज की जेब में ही पड़ा रह गया था। मुझे इस कीमती हार से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इस बात का अफसोस हुआ कि एक पुरोहित पर गुस्सा आया कि इससे मेरे अदम मौजूदगी में चोरों की तरह मेरी कोठरी की तलाशी ली। अचानक मुझे अपने सांप दोस्त कंतूर के मोहरे का ख्याल आया। जिस वक्त मैंने कंतूर के जिस्म के टुकड़े तख्त पर से उठाकर लकड़ी की डिब्बे में डाले थे तो इस तरह की कोठरी में मुझे कंतूर का मोहरा भी मिल गया था, जो मैंने अपने पास रख लिया। यहाँ जब मैं शीशनाग के मंदिर की कोठरी में उतरा तो मैंने सबसे पहले ये काम किया था कि सांप के इस कीमती हीरे को लकड़ी के एक चौकी के नीचे इसके दर्ज में छुपा दिया था। मेरे लिए इस मोहरे की अहमियत हीरों के हाथ से ज्यादा थी। चुनाचे मैंने लपक कोठरी की चौकी उठाई और इसे पलट कर देखा। खुदा का शुक्र है कि कंतूर का मोहरा दर्ज में मौजूद था। मैंने इसे भी वहां से निकालकर अपनी जेब में संभाल कर रख लिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, तारीख़ के मुसाफिर की दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।